Hello friends, welcome to CMA Student Corner. मी माई सेल्फ रितिका जांगेड़। आज हम अपन जीएसटी का रिवीजन सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर मैं पूरी जीएसटी आपको 30 आवर्स के अंदर कंप्लीट कराने की फुल कोशिश करूँगी। इसके अंदर मेरा टारगेट ऐसा रहेगा कि अपने पास में मैंने आपके सामने लिस्ट करी है ए कैटेगरी, बी कैटेगरी एंड सी कैटेगरीज के चैप्टर। जो ए कैटेगरी के चैप्टर्स हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पेपर के अंदर, जैसे आप एग्ज़ाम के बहुत क्लोज हैं और उस टाइम पे अगर आपको ऐसे हो कि मुझे अच्छा स्कोर लेके आना है, तो आप कोशिश करिए कि ये वाले जो चैप्टर्स हैं इनको अच्छे से करके जाइए। कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं इसमें? बेसिक आता है, अपना सप्लाई आता है, आईटीसी आता है, वैल्यूएशन हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, टाइम ऑफ सप्लाई हो गया, पेमेंट ऑफ जीएसटी और कंपोजिशन लेवी। ये कुछ चैप्टर्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से आते हैं जीएसटी के अंदर। फिर उसके बाद में बी कैटेगरी के अंदर जो चैप्टर्स हैं वो है टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, प्लेस ऑफ सप्लाई, रिफंड, इंस्पेक्शन, ईबे बिल, रिटर्न अंडर जीएसटी। ये कुछ दूसरे चैप्टर्स हैं। इन चैप्टर ए कैटेगरी चैप्टर्स को आप फिक्स पूरे के पूरे अच्छे से पढ़िए। बी कैटेगरी चैप्टर्स को आप अगर 50-50 भी पढ़ लेते हैं तो भी चल जाएगा, और रिमेनिंग जितने भी चैप्टर्स हैं वो अपनी सी कैटेगरी चैप्टर्स में आते हैं। तो आज हम अपना जीएसटी 30 आवर्स फुल कंप्लीट रिविजन सीरीज़ का फर्स्ट लेक्चर करने जा रहे हैं, जिसके अंदर सबसे पहले मैं आपको बेसिक कुछ चीज़ें समझाना चाहती हूँ। सबसे पहली बात कि आपको सबको पता होगा कि जीएसटी कब इंट्रोड्यूस हुआ था। जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था 1 जुलाई 2017 को इंट्रोड्यूस हुआ था। फिर उसके बाद में जम्मू कश्मीर में आया था 8 जुलाई 2017। ठीक है, ये अपने पास में था। ठीक है, अब अपन सबसे पहले पढ़ते हैं कि अपन जीएसटी पढ़ रहे हैं, टैक्स पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है ना। अ टैक्स फ्रॉम लैटिन वर्ड टैक्सो, इट इज़ कंपल्सरी चार्ज अंडर एन एक्ट। टैक्स का मीनिंग क्या है? टैक्स एक लैटिन वर्ड से आया है, टैक्सो, और जो टैक्स होता है वो एक तरीके का कंपल्सरी चार्ज है। अपनी इच्छा के अनुसार अपन नहीं दे सकते कि भाई मेरा मन कर रहा है आज टैक्स देने का तो मैं टैक्स दे देता हूँ, और कभी मेरा मन कर रहा है कि नहीं देना तो मैं नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, ये ऐसा है जो गवर्नमेंट हर इंसान से मांगता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं टैक्स के? तो ऑब्जेक्टिव होते हैं कि रेज करना है रेवेन्यू। अपन को जो गवर्नमेंट को काम करने पड़ते हैं, जैसे रोड फैसिलिटीज़ हो गई, टेंडर्स अपन को जो प्रोवाइड कराए जाते हैं, उससे अपन को जो रेवेन्यू लगता है वो अपन गवर्नमेंट के टैक्स के थ्रू अपन लेते हैं, है ना। तो टैक्स का ऑब्जेक्टिव एक तरीके से हो गया जनरेट करना है, रेवेन्यू जनरेट करना है अपन को, इनकरेज करना है डोमेस्टिक इंडस्ट्री को। इनकरेज कैसे करेंगे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को? जैसे कि आपने सुना होगा जो इम्पोर्ट होता है उस पर हाई चार्जेस लगते हैं, और जो एक्सपोर्ट होता है उस पर टैक्स कम लगता है या नहीं के बराबर लगता है। जस्ट बिकॉज इसलिए कि अपनी गवर्नमेंट ये चाहती है कि बाहर से जो सामान यहाँ पे आ रहा है उसकी प्राइस इतनी ज़्यादा कम ना हो कि जो डोमेस्टिक जो अपने यहाँ इंडिया के अंदर बन रहा है लोग बाग उसको प्रेफर ही नहीं करें। फॉर एग्जांपल, ये पेन है, ये इंडिया में बन रहा है 10 रुपये का, ठीक है, लेकिन ये चाइना से यहाँ पे इम्पोर्ट होके आ गया और उसकी प्राइस भी 10 रुपये है। तो कोई बोलेगा कि अब ये भी 10 का है, ये भी 10 का है, तो मैं क्यों ही लूँ। मतलब एक तरीके से फेयर कंपटीशन बनाता है वो, कि इंडिया फाइट कर सके इस चाइना के मटेरियल के साथ में। ठीक है, इसलिए हमेशा इंपोर्ट ड्यूटीज़ हाई होती है और एक्सपोर्ट कम होती है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है? प्रमोट करता है अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को। ऑफ कोर्स है, टैक्स का रेवेन्यू अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करता है, रिड्यूस करता है इनकम इन इनइक्वालिटीज़। मतलब ये इसके लिए ऐसे है, गरीब और गरीब ना हो जाए, अमीर और अमीर ना हो जाए, इसको देख के ध्यान में रखते हुए चलता है। डेवलपमेंट करता है बैकवर्ड रिलीजन्स का, यही जैसे मैंने आपको बताया। इनकरेज अर्निंग, इंश्योर करता है एक प्राइस सूटेबिलिटी, और एंड सो ऑन। इसी तरीके से अपने टैक्स के कुछ ऑब्जेक्टिव्स है। अब अपने पास में कितने टाइप के टैक्स होते हैं? अपने पास में 2 टाइप के टैक्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। सबसे पहले मैं आपको ये इसलिए पढ़ा रही हूँ जिससे कि आपका जो कोर है, जो बेसिक है ना, वो स्ट्रॉन्ग हो सके। क्योंकि जब अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा ना तो अपने आगे आने वाली जीएसटी बहुत इजीली अपन पूरी कवर कर पाएंगे, राइट। और जिस तरीके के अभी ऑनलाइन एग्जाम्स हो रहे हैं तो उसके लिए अपन को इन बेसिक चीज़ों का नॉलेज होना ज़रूरी है, जस्ट बिकॉज आपके पेपर में बहुत अच्छा वेटेज एमसीक्यू कवर करता है, राइट। तो अपने पास में 2 टाइप के टैक्सेस होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। जो डायरेक्ट टैक्स होता है ना, उसका मतलब होता है लेवी और जो बर्डन होगा ना वो सेम पर्सन पे होगा। मतलब जो इंसान पैसा कमा रहा है और जो इंसान खर्च कर रहा है,
मतलब उसका लेवी और बर्डन दोनों के दोनों सेम पर्सन पे है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है जिसके अंदर लेवी और बर्डन दोनों डिफरेंट पर्सन पे हो, उसको कहते हैं अपन इनडायरेक्ट टैक्स। फॉर एग्जांपल आज मैं होलसेलर हूँ इसकी पेन की, मैंने ये सामान आगे रिटेलर को बेचा, तो रिटेलर तो आईटीसी का क्रेडिट ले लेगा एक बार के लिए, तो फाइनल कंज्यूमर जो होगा वही इसका बेयर करेगा। मतलब लेवी तो किसी और पे हो रहा है लेकिन बर्डन किसी और पे आ रहा है, इस वजह से इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। और जब लेवी और बर्डन सेम पर्सन पे आएगा तो उसको डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल, इनकम टैक्स और गिफ्ट टैक्स जो होता है वो अपना डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है, और जीएसटी और कस्टम अपना इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है। नेक्स्ट आता है नेचर कैसा है। जो डायरेक्ट टैक्स है ना वो प्रोग्रेसिव नेचर का है। प्रोग्रेसिव नेचर का मतलब होता है जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो उस इनकम पे टैक्स होगा वो भी बढ़ेगा। और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है वो होता है रिग्रेसिव नेचर का। रिग्रेसिव नेचर का मतलब होता है जितना आप हर इंसान के लिए सेम नेचर का होगा। तो इसको अपन देख सकते हैं ऐसे, देखो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स उस पर बढ़ेगा, ठीक है। ये तो हो गया डायरेक्टली। दे आर लिंक विद द पेइंग कैपेसिटी, ये पेइंग कैपेसिटी से लिंक्ड होते हैं। रिच पर्सन विल पे मोर टैक्स एंड एज कम्पेयर टू पुअर पर्सन। डायरेक्ट टैक्स क्लियर है। अब इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर मैंने आपको बोला था जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो होता है रिग्रेसिव इन नेचर का। अब रिग्रेसिव इन नेचर का मतलब क्या होता है, ये एक तरीके का फिक्स है कि आज अगर मैं एज अ नॉर्मल मीडियम सिटीजन एक बार के लिए फॉर एग्जांपल मैंने माना कि मैं ज़्यादा अमीर नहीं हूँ, है ना, तो मेरी इनकम 5 लाख रुपए की है महीने की, तो मैं जाऊँगी डोमिनोज़ में पिज़्ज़ा खाने, तो मेरे को भी सेम 18% की रेट से जीएसटी देना पड़ेगा, या फिर जो भी उसमें पर्टिकुलरली रेट है वो मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू ले रही हूँ, है ना। मेरे को भी 18% की रेट से देना पड़ेगा किसी चीज़ को, और एज एन अंबानी वो भी इतना मुझसे तो बहुत लाख गुना अमीर है ऑब्वियस है, बट फिर भी वो भी जब कोई चीज़ लेने जाएगा वही सेम चीज़ लेने जाएगा तो उसको भी 18% की रेट से ही जीएसटी देना पड़ेगा। मतलब ये इक्वालिटी प्रोवाइड करता है। इसमें ऐसा नहीं है कि जो ज़्यादा कमाएगा वो ज़्यादा जीएसटी देगा, जो कम कमाएगा वो कम जीएसटी देगा, राइट। तो इसमें कैसे कह सकते हैं, ये एक तरीके का फिक्स नेचर होता है। दे आर नॉट लिंक्ड विद द पेइंग कैपेसिटी, ये पेइंग कैपेसिटी पे लिंक नहीं होता। डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स इज यूनिफॉर्म वेदर गुड्स एंड सर्विस परचेज बाय रिच पर्सन और अ पुअर पर्सन। सेम जैसे मैंने आपको समझाया। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर, जैसे कि आपने डायरेक्ट टैक्स अभी तक पढ़ा होगा, उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है प्रीवियस ईयर का और असेसमेंट ईयर का। लेकिन जीएसटी के अंदर ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर, है ना। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन और पेमेंट ऑफ रेवेन्यू। डिस्ट्रीब्यूशन और पेमेंट ऑफ रेवेन्यू कहाँ से होता है, इस डायरेक्ट टैक्स के अंदर तो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट बोथ होते हैं, है ना। एज केस में भी जैसे आपने एक इसमें क्या कहते हैं, सेंट्रल और स्टेट दोनों का इक्वल शेयर होता है ना। अब डिपार्टमेंट कौन कौन से होते हैं, डायरेक्ट टैक्स का डिपार्टमेंट होता है सीबीडीटी। सीबीडीटी की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। और सेम क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्स का होता है सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, ठीक है, याद रखना। टैक्सेबल इवेंट कब अराइज होता है, डायरेक्ट टैक्स के अंदर जब अपन इनकम कमाते हैं तब उस टाइम पे टैक्सेबल इवेंट अराइज होता है कि अब अपन को टैक्स देना है, ठीक है। और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर टैक्सेबल इवेंट कब अराइज होता है, तब अराइज होता है जब अपन ने सप्लाई हुई है अपनी वो जीएसटी के अंदर कवर्ड है। सेल पे कभी भी जीएसटी नहीं लगता, अगर वो सेल सप्लाई है तो जीएसटी लगता है, ठीक है। तो सप्लाई ऑफ जीएसटी पे और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ जीएसटी पे अपना टैक्सेबल इवेंट क्रिएट होता है, ठीक है। अब देखो इंपोर्ट का मतलब अपन को सबको पता है कि बाहर से सामान अगर इंडिया में आ रहा है तो उसको अपन इंपोर्ट कहते हैं, और बाहर से अगर अपन इंडिया से सामान बाहर भेज रहे हैं तो उसको अपन एक्सपोर्ट कहते हैं, राइट। तो अपने पास में देखो एक नोट है, इसको पढ़ते हैं, है ना। टैक्स लगता है, इनकम टैक्स के अंदर टैक्स कब लगेगा, इनकम टैक्स पे इनकम की अराइज होने पर टैक्स लगता है। जीएसटी पे टैक्स कब लगेगा, जीएसटी पे जब गुड्स एंड सर्विस हो रही होगी तब उस पे लगेगा। कस्टम के केस के अंदर ओनली गुड्स पे कस्टम लगता है ना, कस्टम के केस के अंदर सिर्फ गुड्स पे टैक्स लगता है। क्या होने पर टैक्स लगेगा, जब इनकम पे अराइज होने पर टैक्स लगेगा। जीएसटी जो गुड्स एंड सर्विस अगर वो सप्लाई मानी जा रही है एज पर द सप्लाई चैप्टर तो उसको अपन जीएसटी में
उस पर टैक्स लगेगा। कस्टम के केस में अगर ओनली गुड्स है और वो इंपोर्ट हो रहे हैं, एक्सपोर्ट हो रहे हैं, तो उस केस में अपन कस्टम वाले चैप्टर से रिलेट करते हुए अपन अपनी कस्टम की जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ और रूल्स और इन सबको फॉलो करते हुए अपन करते हैं। अगर आपको ये सारे नोट्स चाहिए तो टेंशन नॉट, मैं आपके लिए इस पूरे नोट्स की PDF नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। अब अपन आगे पढ़ने जाते हैं। अब आगे क्या पढ़ना है, कुछ स्मॉल सम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो अपन को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर या फिर मैच द फॉलोइंग या फिर फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर आपको बहुत काम आ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले है मीनिंग ऑफ इनकम टैक्स, GST और कस्टम। ये तीनों चीज़ें सुनी तो है अपन ने, लेकिन इसके अंदर डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। देखो, इनकम टैक्स का मतलब होता है इनकम टैक्स इज अ टैक्स दैट गवर्नमेंट इम्पोज्ड ऑन टोटल इनकम जनरेटेड बाय द पर्सन विद इन देयर जुडिक्शन। मतलब अगर एक इंडिविजुअल है, उसने टैक्सेबल इनकम कमाई है, मतलब 2,50,000, 3 लाख या 5 लाख से टैक्सेबल लिमिट से ज़्यादा पैसा कमाया सॉरी एक्सक्यूज मी, है ना। अगर उसने टैक्सेबल लिमिट से ज़्यादा पैसा कमाया है तो उसको उस पर टैक्स देना पड़ेगा, और ये जो टैक्स होता है ये गवर्नमेंट इम्पोज करती है। तो इसको अपन कैसे पढ़ेंगे, इनकम टैक्स इज अ टैक्स दैट गवर्नमेंट इम्पोज ऑन टोटल इनकम जनरेटेड बाय अ पर्सन विद इन देयर जुडिक्शन, राइट। अब नेक्स्ट आता है GST क्या होता है। GST जो है, GST की डेफिनेशन अपन को आर्टिकल 366 सबसेक्शन आर्टिकल 366 क्लॉज 12A के अंदर अपन को दे रखी है GST की डेफिनेशन। क्या है GST की डेफिनेशन, GST इज अ टैक्स विच इज लेविड ऑन सप्लाई। मैंने आपको अभी सिखाया था, सेल पे कभी भी GST नहीं लगता है, सप्लाई पे GST लगता है, ठीक है। GST इज अ टैक्स विच इज लेवी ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बट एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। वापस रिपीट करिए आप मेरे साथ में, बोलिए। GST इज अ टैक्स विच इज लेवी ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे क्या अभी टैक्स नहीं लग रहा, या बाद में नहीं लगेगा, या कभी नहीं लगेगा, है ना। तो आपके अकॉर्डिंग आप मेरे को कमेंट करिए नीचे साथ के साथ। इसका आंसर ये है, GST अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे ना आज लग रहा है, ना कल लग रहा था और ना कभी लगेगा। इसको हमेशा डेफिनेशन से ही एक्सेप्ट करके रख रखा है। जो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की आप बात आ रही होगी आपको मन में कि 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का क्या होता है, तो वो जो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है उन पे जब भी GST काउंसिल या फिर GST मेंबर्स जो भी होंगे काउंसिल के, वो ऑन अ रिकमेंडेशन पे स्टार्ट होके वो GST पे लग सकता है, उन पे भी GST, ठीक है। बट अल्कोहलिक पे उस पर कभी भी नहीं लगेगा, लिकर पे नहीं लगता है ना GST। अब लास्ट डेफिनेशन आती है अपने पास में कस्टम की, टैक्स लेवी ऑन इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। जो टैक्स होता है वो लेवी होता है, इसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में कस्टम लेवी होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, है ना। अगर आपको थोड़ा सा फास्ट लग रहा हो तो मैं ये आपको रिवीजन करा रही हूँ, बाकी मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे से समझाऊँ। मैं अभी एक बार के लिए आपको ऐसे पढ़ा रही हूँ, और उसके बाद में जब ये मेरा सारा एक फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं लास्ट में आपको 10 मिनट्स के अंदर पूरे चैप्टर की समरी आपको समझा दूँगी वापस से, जिससे क्या है ना आपके लिए ईजी रहेगा। साथ के साथ में आपके 2 रिविजन होते जाएंगे और जैसे जैसे आपको याद होता जाएगा, ठीक है। बाकी आई रिक्वेस्ट कि जो बच्चे फर्स्ट टाइम GST पढ़ रहे हैं तो आप इसको एक बार नहीं 2 बार देखिए इस वीडियो को, जिससे आपको अच्छे से याद हो जाएगी। बाकी मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी आपको अच्छे से पढ़ाने की, ठीक है। बट आई प्रॉमिस अगर इतना आपने पढ़ लिया तो इसके अलावा आपको पढ़ने की कोई नीड नहीं है, मैं आपको हर छोटे छोटे डेप्थ की सारी चीज़ें पढ़ाती जाऊँगी साथ के साथ में, है ना। तो अभी अपन ने क्या पढ़ा, अभी अपन ने पढ़ा कि इनकम टैक्स क्या होता है, GST क्या होता है और कस्टम क्या होता है। जो इसके अंदर GST के अंदर ये जो आर्टिकल का नंबर है इसको याद रखिएगा, आर्टिकल 366 क्लॉज 12A। इसके अंदर GST की डेफिनेशन आई है, GST इज़ अ टैक्स विच इज़ लेवी और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बट एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ठीक है। अब नेक्स्ट एज वन पढ़ते हैं, ओरिजिन ऑफ लॉ।
ओरिजिन ऑफ लॉ में आपने ये 4 वर्ड्स तो ज़रूर सुने होंगे। क्या क्या? एक्ट क्या होता है, रूल क्या होता है, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, एक्सप्लेनेशन और केस लॉ क्या होता है। मतलब ये वर्ड्स आते तो हैं, लेकिन इनका मतलब क्या है, कभी आपने सोचा है, मतलब कभी ऐसे हुआ है कि डिफ्रेंशिएट कैसे करूँ? तो मैं आज आपको इनके अंदर डिफ्रेंशिएट करके सबको समझाती हूँ। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ एक्ट। पहले तो ये बताओ, एक्ट को एक सिंपल लैंग्वेज में अगर देखा जाए, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। एक्ट अपन को ये बताता है कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है, सिंपल है ना। एक्ट कैसे फॉर्म होता है? जो बिल होता है, 2 टाइप के बिल होते हैं, एक होता है मनी बिल और एक होता है ऑर्डिनरी बिल। ठीक है, जो ऑर्डिनरी बिल होता है वो लोकसभा और राज्यसभा में से पहले किसी में भी जा सकता है और फिर बाद में प्रेसिडेंट के पास में जाके जब वो साइन होके वो एक एक्ट बन जाता है। लेकिन जो मनी बिल होता है, मनी बिल सबसे पहले लोकसभा में जाता है, फिर जाता है राज्यसभा में, फिर 14 दिन के बाद में वो प्रेसिडेंट के पास में जाता है, उसकी एक्सेंट लेने के बाद में एक एक्ट बन जाता है। ठीक है, और एक एक्ट को बनने के अंदर 75 डेज लगते हैं। एक 75 डेज के अंदर एक पूरा का पूरा एक्ट कंप्लीट बन जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। तो अपन ने क्या देखा, जो इनकम टैक्स एक्ट है 1961 प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स कंटेन्स 298 सेक्शंस। जो प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स है उसके अंदर 298 सेक्शंस है अपने पास में और 12 शेड्यूल्स है ना। इसके अंदर जो अमेंडमेंट्स इन इनकम टैक्स बाय फाइनेंस एक्ट, कोई भी अमेंडमेंट आता है अगर इनकम टैक्स में तो फाइनेंस एक्ट के थ्रू आता है। अगर इनकम टैक्स में अमेंडमेंट लानी है तो फाइनेंस एक्ट में अमेंडमेंट आती है एंड देन उसको इनकम टैक्स में आती है, मतलब उसके बाद में उसमें इनकम टैक्स में अमेंडमेंट आती है। तो अगर आपको देखा जाए तो रूल एक्ट, अभी मैंने आपको बताया एक्ट क्या होता है। एक्ट अपन को ये बताता है कि अपन क्या करें और क्या ना करें, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। ठीक है, जो एक्ट होता है वो कैसे फॉर्म होता है, बिल होता है, एक होता है मनी बिल और एक होता है ऑर्डिनरी बिल। मनी बिल सबसे पहले लोकसभा में जाता है, फिर राज्यसभा में जाता है, फिर उसके बाद में 14 दिन बाद में प्रेसिडेंट के पास में जाता है। उसके साइन होने के बाद में एक एक्ट फॉर्म हो जाता है। ठीक है, एक एक्ट को फॉर्म होने में टोटल 75 डेज लगते हैं। ऑर्डिनरी बिल जो होता है वो पहले किसी के भी पास में जा सकता है, कैन बी प्रेजेंटेड बिफोर ईदर ऑफ द हाउस फर्स्ट। ठीक है, कोई से भी हाउस में दे सकते हैं और फिर उसके बाद में प्रेसिडेंट के पास जाके साइन मिलके एक एक्ट फॉर्म हो जाता है। ठीक है, और अपन ने ये पढ़ा कि इनकम टैक्स जो है वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 का है और जो प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स है ना उसके अंदर अपने पास में 298 सेक्शंस है और 12 शेड्यूल है। ये आपसे पूछ सकता है कि कितने कितने सेक्शन है, कितने शेड्यूल है। 298 सेक्शंस है और 12 शेड्यूल्स है। ठीक है, अमेंडमेंट्स जो भी आते हैं इनकम टैक्स में वो फाइनेंस एक्ट के थ्रू आते हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं रूल्स क्या होते हैं। जैसे एक्ट अपन को बताते हैं कि क्या करें और क्या ना करें, रूल्स अपन को बताते हैं कि अगर तुम कर रहे हो तो कैसे करोगे, मतलब हाउ टू डू। इनकम टैक्स रूल है 1962, ये सपोर्ट एक तरीके का सपोर्ट सिस्टम होता है एक्ट का कि तुम किस तरीके से करोगे। एडमिनिस्ट्रेटिव होता है ये CBDT से, है ना। रूल्स कैन नॉट ओवरराइड एक्ट, बट ये चीज़ याद रखना जो रूल्स होते हैं वो कभी भी ओवरराइड नहीं कर सकते एक्ट को। ठीक है, एक्ट इज़ अ मेन। ठीक है, सेक्शन 295 ऑफ इनकम टैक्स गिव्स एम्पावरमेंट ऑफ फ्रेम रूल्स। सेक्शन 295 जो है वो एम्पावर देता है फ्रेम करने के लिए रूल्स को। ठीक है, तो इसमें क्रक्स क्या निकला, अपने क्रक्स अपने पास में ये निकला कि एक्ट जो होता है वो अपन को ये बताता है कि व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। रूल्स अपन को ये बताते हैं टेल हाउ टू डू, कि अपन कैसे करें। जो एक्ट होते हैं वो प्रोविजंस होते हैं और जो रूल्स होते हैं वो एक तरीके का प्रोसीजर होता है कि किस तरीके से अपन काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास में आता है नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर। नोटिफिकेशंस क्या होते हैं? नोटिफिकेशन जो होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर CBDT जो होती है वो इशू करती है। ये एक तरीके का होता है, ये चेंज आता है अपने मिडल ऑफ द ईयर के अंदर। अगर अपन को कोई चेंजेस लेके आने होते हैं तो अपन नोटिफिकेशन लाके चेंज करते हैं। ऐड और रिमूव ऑफ प्रोविजंस ऑफ एक्ट, ये ऐड भी कर सकता है प्रोविजंस के अंदर और कुछ रिमूव भी कर सकता है। ठीक है, ये एक तरीके का बाइंडिंग ऑफ डिपार्टमेंट एंड असेसी, ये दोनों को बाइंडिंग फॉर डिपार्टमेंट एंड असेसी होता है। जो सर्कुलर्स होते हैं, सर्कुलर CBDT इशू करता है,
है ना। ये एक तरीके का क्लैरिफिकेशन होता है कि क्लैरिफाई करता है कि जो आपके कुछ डाउट्स है उनका क्या मतलब है, क्या प्रोविजंस है, ये ओवरराइड नहीं कर सकता एक्ट को, ठीक है। ये हो गया अपना नोटिफिकेशन सर्कुलर। अब लास्ट अपने पास में आता है कि केस लॉ क्या होता है। जो केस लॉ होता है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट पे आता है ना। जो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन गिव जजमेंट ओनली ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ। SC स्टेट इज एन अपेक्स कोर्ट। जो हाई सुप्रीम कोर्ट होता है, सॉरी, है ना, जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो एक तरीके का एपेक्स कोर्ट होता है, मतलब हाई कोर्ट है सबसे, मतलब सुप्रीम, इससे ज़्यादा ऊपर कोई है ही नहीं, सबसे बड़ा यही होता है अपने पास में ऑफ द कंट्री। एंड डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज़ लॉ ऑफ लैंड। जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो लॉ ऑफ लैंड होता है, ठीक है। डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट विल अप्लाई इन रिस्पेक्टिव स्टेट्स विद इन इट्स जुरिडिक्शन, ठीक है। ये हुआ। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ, ठीक है। जीएसटी के अंदर कितने एक्ट्स है? जीएसटी के अंदर अपने पास में 35 एक्ट्स होते हैं। कैसे? 29 तो अपने पास स्टेट हो गई, 8 अपने पास यूटी होती है, ठीक है। लेकिन उन 8 यूटी में से जो 3 यूटीज़ है उनको अपन स्टेट मानते हैं, दिल्ली, जम्मू, पौंडीचेरी को अपन स्टेट मानते हैं, और जो 5 होती है वो अपन यूटी मानते हैं। एक अपने पास में सीजीएसटी हो गया, एक अपने पास यूजीएसटी हो गया, और एक होता है अपने पास में कंपोजिशन। इन सबको मिला के अपने पास में 35 होते हैं। और जो कस्टम होता है, इसी सेम तरीके से देखा जाए तो कस्टम जो होता है उसके 2 एक्ट होते हैं। एक होता है कस्टम एक्ट 1962, ये तो बताता है कि कस्टम क्या है, और लास्ट होता है अपने पास में सेकंड जो होता है इसका, वो होता है कस्टम टैरिफ एक्ट 1975, ठीक है। कस्टम टैरिफ एक्ट के अंदर अपन को रेट्स बताई जाती है कि किस चीज़ पे कितनी रेट से कस्टम लगेगा, ठीक है। तो इसी के साथ में मैंने आपको बेसिक कंप्लीट करा दिया, बेसिक चैप्टर की टैक्स क्या होता है। देखो, सबसे पहले टैक्स जो है मैं आपको वापस रिवीजन करा रही हूँ, जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस करा था 10 मिनट्स के अंदर क्विक रिवीजन, है ना। तो सबसे पहले टैक्स क्या होता है? टैक्स जो होता है वो एक तरीके का लैटिन वर्ड से आया है टैक्सो। ये एक तरीके का कंपलसरी चार्ज होता है, ये अपनी इच्छा के थ्रू नहीं देते अपन, ये कंपलसरी होता है कि अपन को देना ही देना पड़ता है। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अपन चाहते हैं कि रेवेन्यू इंक्रीज़ होए, जो अपना डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो इनकरेज करे, अपनी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इंक्रीज़ होए, एक इक्वालिटी क्रिएट होए, डेवलपमेंट हो, जो बैकवर्ड रीजन्स के लोग बाग हैं उनका डेवलपमेंट हो, इंश्योर करता है प्राइस की सूटेबिलिटी को। अब फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा था टाइप ऑफ टैक्सेस क्या होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। जो डायरेक्ट टैक्स होता है उसका मतलब होता है लेवी और बर्डन दोनों के दोनों सेम पर्सन पे है। हमेशा कभी भी आप डेफिनेशन लिखो ना तो आप हमेशा ये लिखना, ये वर्ड्स आप बहुत हैवी साउंड होते हैं और आपको एक प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी बैठती है इससे। तो डायरेक्ट टैक्स इज इक्वल्स टू लेवी और बर्डन, जो अगर सेम पर्सन पे है तो उसको डायरेक्ट टैक्स कहेंगे, और लेवी और बर्डन दोनों डिफरेंट पर्सन पे है तो उसको इनडायरेक्ट टैक्स कहेंगे। जो इसके कुछ एग्जाम्पल है इनकम टैक्स और गिफ्ट, और इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल है जीएसटी एंड कस्टम। जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है। प्रोग्रेसिव इन नेचर का मतलब मैंने आपको बताया था, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे टैक्स की रेट आप पे ज़्यादा लगती जाएगी। और रिग्रेसिव इन नेचर का मतलब होता है फिक्स नेचर के होते हैं, चाहे मैं जाऊँ या फिर अंबानी जाए कहीं पे लेने, उसके लिए सेम रेट अप्लाई होगी, इसके अंदर कोई डिफ्रेंशिएट नहीं होता। नेक्स्ट मैंने बताया था कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। जीएसटी के अंदर अपने पास में कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का, लेकिन अपने पास में डीटी के अंदर जो डायरेक्ट टैक्स होता है उसमें प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का होता है। जो पेमेंट ऑफ रेवेन्यू जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है डायरेक्ट टैक्स का, और जो अपने इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट्स गवर्नमेंट दोनों को मिलता है, ठीक है। CGST SGST, ठीक है, और इसमें सारा का सारा CGST को। डिपार्टमेंट जो होते हैं, ये डायरेक्ट टैक्स का डिपार्टमेंट होता है CBDT जो होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, और CBIC इनडायरेक्ट टैक्स का होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। टैक्सेबल इवेंट कब मनाया जाता है? जब इनकम अराइज होती है तब उस पर टैक्स लगता है डायरेक्ट टैक्स के अंदर, और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर जब अपनी कोई जो अपन ने सेल करी है उसकी सप्लाई हुई है, वो सप्लाई चैप्टर के अकॉर्डिंग सप्लाई माना जा रहा है, तो सप्लाई ऑफ जीएसटी पे लगता है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ जीएसटी पे अपना जीएसटी लगता है,
ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स में। फिर मैंने आपको मीनिंग बताया था कि क्या क्या मीनिंग होता है। इनकम टैक्स का मतलब होता है, इनकम टैक्स इज अ टैक्स दैट द गवर्नमेंट इम्पोज ऑन टोटल इनकम जनरेटेड बाय द पर्सन विद इन देयर जुरिडिक्शन। टोटल इनकम है ना। और जीएसटी का मतलब होता है एक तरीके का टैक्स जो लेवी होगा सप्लाई पे। जब एक किसी गुड्स और सर्विस की सप्लाई हो रही होगी तो उस पर जीएसटी लगेगा, लेकिन एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे, जो आर्टिकल 366 क्लॉज 12A है, इसके अंदर जीएसटी की डेफिनेशन दे रखी है। कस्टम जो होता है, कस्टम अपने लगता है टैक्स लेवी ऑन इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पे अपना कस्टम चार्ज होता है। फिर मैंने आपको मतलब बताया था कि एक्ट क्या होता है, रूल क्या होता है, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, एक्सप्लेनेशन एंड केस लॉ के अंदर मैंने आपको डिफरेंशिएट बताया था। सबसे पहले आता है एक्ट। एक्ट क्या होता है, एक्ट में अपन को ये बताया जाता है कि कैसे करना है, व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू, क्या करूँ और क्या ना करूँ, ठीक है। इसके अंदर कैसे होता है, जो बिल होता है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है मनी बिल और एक होता है ऑर्डिनरी बिल। जो मनी बिल होता है सबसे पहले लोकसभा में जाता है, फिर राज्यसभा में जाता है, फिर उसके बाद में प्रेसिडेंट के असेंट पे उसको एक एक्ट बन जाता है। जो ऑर्डिनरी बिल होता है उसमें फ़र्क नहीं पड़ता कि पहले वो लोकसभा में भी जा रहा है या फिर राज्यसभा में जा रहा है, पहले वो कहीं पे भी जा सकता है, फिर प्रेसिडेंट की असेंट के बाद में वो एक एक्ट बन जाता है और 75 डेज़ के अंदर एक एक्ट बनता है। फिर मैंने आपको बताया था कि रूल्स क्या होते हैं। रूल्स होते हैं अपने व्हाट टू डू, कि अपन क्या करें। जो इनकम टैक्स रूल्स होते हैं वो 1962 के उसके अंदर है। ये सपोर्ट सिस्टम होता है एक्ट का, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव विद CBDT से होता है। रूल्स कैन नॉट ओवरराइड द एक्ट, रूल्स कभी भी ओवरराइड नहीं कर सकते एक्ट को। सेक्शन 295 ऑफ इनकम टैक्स गिव एम्पावर टू फ्रेम रूल्स। जो सेक्शन नंबर 295 है इनकम टैक्स का, वो पावर देता है एक फ्रेम करने को, रूल्स को फ्रेम करने की पावर देता है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था नोटिफिकेशन क्या होती है। नोटिफिकेशंस वो होती है जो साल के बीच में कभी भी आ जाती है, चाहे वो कोई चीज़ को ऐड कर सकती है और कोई चीज़ को रिमूव भी कर सकती है। जो नोटिफिकेशन होते हैं वो इशू करे जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट से या और CBDT से, ठीक है। जो सर्कुलर होता है, सर्कुलर एक तरीके का क्लैरिफिकेशंस होता है। जो नोटिफिकेशंस या कोई भी चीज़ जो भी पहले निकली हुई है उसको क्लैरिफाई करते हुए निकालते हैं, CBDT इशू करती है और ये एक्ट को ओवरराइड नहीं कर सकता। फिर लास्ट अपन ने पढ़ा था केस लॉ क्या होता है। केस लॉ जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दोनों के जजमेंट पे बेस होता है। जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होते हैं वो जजमेंट देती है ऑन द क्वेश्चंस ऑफ लॉ, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो एपेक्स कोर्ट है, सबसे बड़ा कोर्ट है, उसके डिसीजंस को मानना पड़ता है, वो ही है वो लैंड ऑफ लॉ ऑफ लैंड, ठीक है। और फिर मैंने आपको बताया था जीएसटी के अंदर 35 एक्ट्स होते हैं, 29 स्टेट, 8 UT, 1 CGST, 1 UTGST और कंपोजिशन, इन सबको मिला के। और कस्टम के अंदर दो होते हैं, कस्टम एक्ट 1962 और कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। और अगर साथ के साथ मैं अगर आपसे ये भी पूछूं कि डायरेक्ट टैक्स का क्या होगा, तो डायरेक्ट टैक्स का एक ही एक्ट होता है, इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है। इसी के साथ है मैंने अपना आज फर्स्ट रिवीजन सीरीज़ का फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर रही हूँ। मैं आपको रोज़ाना वीडियो प्रोवाइड करूँगी, एक एक वीडियो, और आई प्रॉमिस 30 घंटे के अंदर, मतलब 30 घंटों के अंदर अंदर मैं आपको पूरी GST अच्छे से घोल के पिला दूँगी। अगर आपको मेरा ये एफर्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, और प्लीज़ आप जितना हो सके इसको शेयर करिए जिससे बहुत से बच्चों का फ़ायदा हो सके। जैसे कि अभी अपन को पता है कि अभी का रिज़ल्ट जो आया है दिसंबर 2021 का, वो इतना ज़्यादा अच्छा गया नहीं है, पासिंग परसेंटेज इतनी अच्छी आई नहीं है। तो बहुत लोग होते हैं जो नया का नया लेक्चर्स बाय नहीं कर सकते, तो ये एक तरीके से उनके लिए रिवीजन है एक फास्ट फॉरवर्ड में, और जो बच्चे नए पढ़ रहे हैं उनको भी रिवीजन हो जाएगा ये जून अटेम्प्ट के लिए। और जो फेल हुए हैं वो होप ना खोए, एक दिन अपन को सफलता ज़रूर मिलेगी। और जो इस बार फर्स्ट टाइम जून अटेम्प्ट में अटेम्प्ट देने बैठ रहे हैं तो ऑल द बेस्ट, इस बार अपन सब पास होके निकलेंगे। थैंक यू।